हेलो फ्रेंड्स। यूनिटी एज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो मैं फेल हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी जैसे ही आपकी आंसर राइटिंग क्लासेज एंड होगी उसके बाद में अपन ऐसे की क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये ऐसे की क्लास फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा कि ऐसे किस टाइप्स के रहते हैं, ठीक है, और कैसे लिखा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें रहेगी। फिर धीरे धीरे मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेज लूँगा, लगभग 10 क्लासेज की समथिंग रहेगी। और मैं कुछ पीडीएफ और कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो आपको ऐसे के जो है इन्वेस्टमेंट में काम आएगी। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर जो अपना आप ऐसे अपनी तरफ से दो दो ऐसे लिख के भेज ही सकते हो जो अपने इस प्रोग्राम में इनरोल होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैं अपनी तरफ से जो टेस्ट लूँगा वो 4th संडे को होगा हर मंथ के। ठीक है, उसका रीज़न है कि आप अच्छे से काम करो इन चीज़ों पे, तो ज़्यादा बेहतर आउटपुट आएगा इन चीज़ों को लेके। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि भाई ये जो निबंध होता है उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, देखो सिलेबस ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर तो मैं एक बता देता हूँ कि GS1 से लेके और GS4 तक का जो सिलेबस होता है उसको कंबाइन जो टॉपिक होता है उस रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, IR, उनको 2-3 सब्जेक्ट को कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। बस आपको ये है कि हर सेक्टर में रेडी रहना है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका जो नॉलेज है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहे। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि आपको जब भी निबंध लिखने को बोला जा रहा है तो जैसे मान लो ये निबंध की ऐसे की थीम है तो आप इसके सराउंडिंग इतना हो सकते हो, पर इसके सराउंडिंग ही होना है। ठीक है, आपको टॉपिक से ज़्यादा भटकाव नहीं हो सकता। ऐसे नहीं टॉपिक ये पूछ रहा है और आप लिख रहे हो यहाँ का, नहीं, कुछ नहीं चलेगा। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। मैंने वही बता दिया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, IR, गवर्नेंस, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, इन पे सब पे आ सकता है। कभी कभी कंबाइन भी आएगा, ज्योग्राफी इकोनॉमी को मिला के आ जाएगा, हिस्ट्री इकोनॉमी को मिला के आ जाएगा। तो आपको इथिक्स का भी आ सकता है। ठीक है, वो साहित्यिक टॉपिक भी आ सकते हैं। तो वो मैं एक थीम बना के भी दूंगा आप लोगों को कि देखो यूपीएससी ने इस थीम से रिलेटेड पूछा है, तो थीम वाइज में लगभग 2013 से लेके और 2022 तक जो ऐसे आए उनको मैं थीम वाइज डिवाइड करके आपको वो भी दूंगा मैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर केंद्रित रहे। वही मैंने चीज़ बता दी कि आपको टॉपिक के सराउंडिंग ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आउटसाइडर नहीं जाना, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक, तथा विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और सिस्टमेटिक मैनर से, मतलब ऐसे नहीं बोलते ना कि एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब जैसे लयबद्धता होनी चाहिए उसमें। जैसे मान लो कि आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे चढ़ रहे हो आप, अब ऐसे नहीं कूद फान नहीं, फिर वापस से आप इधर आ रहे हो फिर इधर जा रहे हो, ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। एकदम सिस्टमेटिक मैनर से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है ऐसे में। तो वो बोलते ना कि फ्लो दिखना चाहिए आपके ऐसे में, वो सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए इसमें, तो ज़्यादा बेहतर कंडीशन में रहेगा ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक, दूसरी चार विचारों सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। अब देखो बात जैसे लगभग 1100 से 1200 वर्ड के बीच में आता है यूपीएससी का ऐसे, और पीसीएस में लगभग 600 से 700 तक, कहीं कहीं 250-300 में पूछा चले जाता है। तो नेचर ऑफ डिमांड रहता है, परंतु ये चीज़ रखने पे 1100-1200, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बुक लिख दो, वो भी आपसे अपेक्षा नहीं की जाए। लगभग 28 पेज की कॉपी आती है, तो लगभग 24 से लेके आप 28 पेज में जितना भी लिख सको। अब बात है कि कंटेंट आपको रिपीट नहीं होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट बात ये रहती है। ठीक है, दूसरी बात लयबद्धता रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी उसमें मैटर करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैटर करती है कि आप जो भी कॉपी पढ़ रहा है आपकी, ठीक है, तो वह आप उसको कितना जोड़ के पा रहे हो, आप उसको कितना पढ़ने में ऐसा रुचि डेवलप कर पा रहे हो, और उस कंटेंट के बारे में कैसे आप डाइवर्सिटी दे पा रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। वही बता रहा हूँ, जितना सटीक लिखोगे जितना इफेक्टिव रहेगा उतना मार्क्स आपको मिलेगा। फिर मैं बता रहा हूँ ऐसी की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें लगभग आपको 160 नंबर तक मिल सकते हैं।
ठीक है, मिले हैं बहुत सारे टॉपर के 165 प्लस भी नंबर आए हुए हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे। और ऐसे में फिर एक ही चीज़ बोलूँगा आपको बार बार कि देखो, GS1 से लेके आप टॉपर्स के मार्क्स को उठा के देख लो जो टॉप 10 में है, ठीक है, और लास्ट टॉप 10 के उठा के देख लो, ज़्यादा नंबर का मार्क्स का डिफरेंस नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है ऐसे, ठीक है, इथिक्स और आपका ऑप्शनल, ये लगभग 200 से लेकर 250 नंबर का भी डिफरेंस क्रिएट कर देता है टॉपर में और इसमें। और ये ज़्यादा नहीं करेगा, 15 से 20 नंबर मान लो, या मान लो मैक्सिमम भी जाएगा तो 50 नंबर, ठीक है। मैं अगर टॉपर और आखिरी वाले की बात कर रहा हूँ तब। अपन ये सोचो ये 200-250 नंबर क्रिएट कर देता है, जिसमें ऐसे खास तौर से अकेला ये 50 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो इससे ये पता लगता है कि अपने को ऐसे इथिक्स ऑप्शनल इन पे ध्यान देना चाहिए। और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपकी इथिक्स अच्छी है और GS 1 2 3 का ठीक ठाक नॉलेज है, ऑप्शनल पे आपकी अच्छी पकड़ो, तो ऐसे में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आपकी रैंक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है इसका, ठीक है। आपका सिलेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ तक कि कैडर वेडर सब सारी चीज़ें इसी से डिसाइडेड होगी, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो, सिविल सेवक बनने के लिए IAS परीक्षा टॉप करने में निबंध पेपर की क्या भूमिका है, वो चीज़ अपन देखने का प्रयास करते हैं। मैं अकेला चेंज कर लेता हूँ। देखो, सिविल सेवा परीक्षा में निबंध के 250 मार्क्स निर्धारित है, वो जो मैंने बताया था अभी वही आएगा। प्रायः देखा जाता है कि जहाँ मुख्य परीक्षा में सामान्य दिन के 4 पेपर जो प्रत्येक 250 मार्क्स के हैं, उसमें 250 में से 100 मार्क्स लाना भी मुश्किल काम होता है। ये बात सही है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ केस होता है उसमें 50% नंबर आ जाए GS 1 2 3 में। वहीं निबंध के पेपर में 150 प्लस मार्क्स लाना आसान होता है। हालांकि IAS मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न पत्रों का बराबर महत्व है, लेकिन यदि मार्क्स पैटर्न की बात करें तो निबंध, इथिक्स और वैकल्पिक विषय ज़्यादा स्कोर करते हैं, इसलिए टॉपर ज़्यादा इन विषयों को महत्व देता है। तो मैंने भी यही चीज़ बोली थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद होना चाहिए। अब बात आती है सिविल सेवा परीक्षा में निबंध योजना की प्रारूप क्या है, ठीक है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसके लिए फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक। अब देखो, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में निबंध का पेपर सबसे पहले होता है और 250 के पेपर में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, जिसमें से देखो सेट A और सेट B आता है, जिसमें हर सेट में 4 होते हैं, ठीक है। ये सेट B हो गया। इसमें से आपको चारों में से एक चूज करना होता है, इन चारों में से एक चूज करने 2 ऐसे लिखने होते हैं 3 घंटे में आपको, ठीक है। 3 घंटे का समय दिया जाता है, तो 2 निबंध के लिए पर्याप्त होता है। प्रति निबंध को 1000 से 1200 शब्दों में 10 से 12 बार में लिखा जाना चाहिए। मैंने वही बोला था, 24 से लेकर 28 पेज तक सब अपना रहता है, ठीक। अब देखो, सबसे मेन चीज़ ये समझने वाली बात है, इसमें टाइम की कमी नहीं है, ठीक है। तो मैं वो भी चीज़ें बताऊंगा कि आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, सिलेक्ट टॉपिक को चूज करना, ठीक है, फिर उसके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, वो सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण रहती है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। निबंध के पेपर में 2 भाग होते हैं, जिनमें प्रत्येक भाग में 4 निबंध होते हैं। उम्मीदवार को कुल 8 निबंध में से 2 निबंध लिखने हैं, अर्थात प्रत्येक भाग में से एक निबंध लिखना होता है, तो मैंने बता दिया। आजकल निबंध का ये ट्रेंड झुकाव देखा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों की सिविल सेवा के प्रति अभिरुचि और अभिव्यक्ति की गहराई से जांच करने के लिए अमूर्त विषय, देखो पहले क्या होता था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड दिया होता था। एक सेक्शन तो इसी से होता था। बहुत बार ऐसा था कि दूसरे सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ मिल जाता था, पर आजकल UPSC इसको कम कर रही है, मूर्त विषयों को कम कर रही है। उसका रीजन है कि ये रटा रटाया नॉलेज होता है, हर कोई लिख लेता है। अब बात आती है कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, फिलोसॉफिकल जो ऐसे होते हैं, आप उनको कैसे लिख पाते हो। जैसे 2022 का पेपर देखोगे तो 8 थीम में से 7 थीम वही था, ठीक है। तो अब UPSC चाह रही है कि आप सक्षम बनिए और आपका उसका टेस्ट भी होगा कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आजकल लगभग अमूर्त दार्शनिक निबंध पे पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो मैं बता दूंगा। देखो, अंतर कुछ ही नहीं है, अगर आप डीप में जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को अभी भी दिक्कत रहता है कि फिलोसॉफिकल आते हुए देखने डर लग जाता है। पर मैं एक आपको कॉमन जो मेरे ऐसे रहे हैं वो भी मैंने जो लिखे हैं वो मैं बताऊंगा, टॉपर्स के ऐसे भी अपन देखेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, फिलोसॉफिकल ऐसे में और GS ऐसे में बस ये है कि GS ऐसे में जो मतलब कि मूर्त जो विषय आते हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, उसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मान लो कि IR का टॉपिक है, ये सारे लिख दिए। परंतु जो फिलोसॉफिकल ऐसे में होता है उसमें आपको कोरिलेट करना पड़ता है, बस यही अंतर है और कुछ ही नहीं। और वो आर्ट होती है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे आंसर राइटिंग की एक आर्ट होती है, ऐसे की भी एक आर्ट होती है, तो वो टाइम के साथ आती है। मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको सीखनी है। मैं फिर एक चीज़ बोलूँगा, आपको सीखना, तभी ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी, ठीक।
निबंध लेखन में ध्यान देने योग्य बिंदु कौन कौन से, उन चीजों को अपन ध्यान देते। देखो सबसे पहले होता फ्लो। सर्वप्रथम आपका निबंध इस प्रकार से होना चाहिए जिसके पाठक परिचय को पढ़ने में रुचि पैदा हो। इसके लिए आपके विचारों को व्यवस्थित, सुनियोजित और क्रमबद्ध होना जरूरी है। इसका आपका निबंध रोचक और प्रभावी नजर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बता रहा हूँ ना, ये एक दिन का काम नहीं है। आप ये सोचो कि मैं पहले दिन ऐसे लिखूंगा, कम से कम 40-50 ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे। इसीलिए बता रहा हूँ कि आप पर डे पर वीक मेरे को 2 ऐसे लिख के भेजोगे, और फिर संडे टेस्ट दोगे, 4th वीक ऑफ संडे, तो ये धीरे धीरे फ्लो बनेगा आपका, एक दिन में नहीं आता। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस आपका हार्ड वर्क है, सिंसियरिटी, उन चीज़ों से आएगी। एक दिन में नहीं सीख पाओगे, इसके मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। सीखना है तो देखो टाइम देना पड़ता है चीज़ों के लिए, और ये आर्ट है, आर्ट सीखने में टाइम लगता है, चीज़ें रटने में, उन चीज़ों में नहीं। पर आर्ट सीख लोगे तो ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं, ये चीज़ याद रखना। फिर दूसरी बात है कि आपका नज़रिया सकारात्मक और संतुलित होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस फॉर्मेट में होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि चाहे जीएस के आंसर हो, चाहे ऐसे हो, उसको हमेशा पॉजिटिव एंड पे कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर होंगे वहाँ पे, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर, ठीक है। जिसमें सभी वर्गों के भावनाओं को सम्मान हो, विशेषकर अल्पसंख्यक, लैंगिक संवेदनशील समूह और वंचित वर्ग। और फिर मैं बता रहा हूँ कि जो सोशल जस्टिस का अपना जो सिलेबस है, उसके एक एक पॉइंट आपके अच्छे तरीके से की। देखो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जीएस 1, 2, 3 का ही 3 और 4 इसका ही समाहित नॉलेज आपकी, जब इस पे ज़्यादा पकड़ होगी तो और अच्छे से कंटेंट आप लिख पाओगे। निबंध सदैव बहुआयामी दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास करें, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्य आदि शामिल। मैं वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, वो तो आगे इस पर डिटेल क्लास में लूँगा। देखो एक होता है जो प्री का जो सिलेबस अपना, प्री का सिलेबस क्या है भाई, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, आईआर, ठीक है, करंट अफेयर। तो आप इस पैटर्न में भी ऐसे लिख सकते हो। एक ये पैटर्न होता है, आप हिस्ट्री से शुरू करो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऐसे कर रखे। एक ये फॉर्मेट होता है जिसमें आप लिख सकते हो, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपर लिखते हैं इस फॉर्मेट में भी। दूसरा फॉर्मेट होता है जिसमें आप जीएस का सिलेबस फॉलो करते हो, जीएस 1 से लेकर जीएस 4, आपको खुद को पता लग जाए कौन सा अच्छा है। अब इसमें सबसे पहले आप वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू किए, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एंशिएंट मिडिवल से कुछ मिला तो आपको वहाँ से लिख दिए, ऐसे से रिलेटेड, वो ऐसे थीम के रिलेटेड होना चाहिए। फिर इंडियन सोसाइटी में जाओ, फिर आप ज्योग्राफी में जाओ, ठीक है, फिर जीएस 2 में आ जाओ, आप पॉलिटी में जाओ, गवर्नेंस में जाओ, सोशल जस्टिस में जाओ, ठीक है, आईआर में जाओ, ठीक है, फिर जीएस 3 में जाओ, इकोनॉमी जाओ, ठीक है, साइंस टेक जाओ, इन्वायरमेंट जाओ, डिजास्टर मैनेजमेंट जाओ, इंटरनल सिक्योरिटी जाओ, फिर जीएस 4 में जाओ, इथिक्स में। तो ये फॉर्मेट भी होता है कैसे लिखने का, तो ये बहुत शानदार तरीका होता है, ये मल्टी डायमेंशनल ऑटोमेटिक बना देगा आपके ऐसे को। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर का सिलेबस ध्यान में रखें, इसलिए मैंने बोला वो सारी चीज़ें मैंने आगे बता दी। समस्या के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करते हुए समाधान के अग्रसर हो। सबसे पहले प्रॉब्लम राइजेस करनी चाहिए, ये समस्या है, फिर ये धीरे धीरे समाधान, ठीक है। सतत और समावेशी विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे वंचित वर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, पर्यावरण। मतलब आप सेंसिटिव इशू को जोड़ के रखोगे, जो देश में समस्याएं हैं इनके प्रति जो अभी भी जो धारणाएं बनी हुई है समाज में, अगर आप उन चीज़ों को लेकर चलोगे तो आपका एक ऐसे कनेक्टिविटी हो जाएगी और एक पूरा रिलेवेंस रहेगा। तो ऐसे थीम के अकॉर्डिंग होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। अपने निबंध में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैव विविधता, ऊर्जा, ग्रामीण उद्योग, आवास, स्वच्छता, कृषि, संचार और परिवहन, न्याय, रोजगार, गरीब निर्माण जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, अभी देखो सारे सिलेबस का जीएस का पार्ट है, इसलिए मैंने बोला कि एक ऐसे का फॉर्मेट वो भी होता है, उसी तरीके से लिखा जाता है, तो वही भी आप कर सकते हो। निबंध में समग्रता व दूसरों के विचारों को सम्मान होना चाहिए तथा साथ ही व्यापक संतुलित विचार होना चाहिए। बैलेंस फॉर्मेट अपनाना, ये धीरे धीरे आपको आएगा, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम के साथ आ जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार आप लिखोगे तभी इन चीज़ों को सीखोगे। ठीक है, अब बात ये राइटिंग स्टाइल, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। आपके जो आइडियाज़ होने चाहिए, जो फैक्ट होने चाहिए, जो केस स्टडी का आप समावेशन कर सकते हैं, तो फैक्ट अच्छे से रिलेवेंट फैक्ट और डाटा वेरीफाई होने चाहिए। तो इकोनॉमी सर्वे का, किसी नीति आयोग का, इनके अच्छे तरीके से आइडियाज़ अच्छे से डालो, नेहरू का, गांधी का, इनका, ठीक है। कोई केस स्टडी को नया हो वो डाल सकते हो आप। भाषा अश्लील पढ़ने योग्य होनी चाहिए, मतलब रीडेबल होनी चाहिए। अब जैसे मान लो किसी की राइटिंग खराब है तो घबराए नहीं,
वो थोड़ा दूर दूर लिखे और गैप दे, बस बस कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। यूपीएससी आपको इस बिहाफ पे बाहर नहीं करेगा सिलेक्शन से, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक पेज में 2 या 3 पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा। मैं फिर बता रहा हूँ, एक पूरे पेज में एक ही पैराग्राफ नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को कॉपी चेक की तो उसमें ये गलतियाँ रहती है, ये गलतियाँ नहीं करनी। मिनिमम तो 2 तो होने चाहिए, 3 की कोई जरूरी नहीं, 2 भी करोगे तब भी ठीक है, ठीक है। पैराग्राफ ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए, नहीं ज़्यादा, हाँ ऐसे नहीं 3 लाइन का पैराग्राफ बन रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं, कम से कम 5 लाइन का तो बने पैराग्राफ, ठीक। और नहीं ज़्यादा बड़े होने चाहिए। पैराग्राफ में कनेक्टिंग होनी चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ, कनेक्टिंग वर्ड यूज होनी चाहिए, वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो धीरे धीरे आएगी, मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम लगता है इन चीज़ों में, एक दिन में नहीं होता। प्रत्येक पैराग्राफ में डाटा, उदाहरण और केस स्टडी शामिल करने चाहिए। अब यही है जो आपको वर्क करना है, साल भर आपको इन्हीं पे चीज़ों में मेहनत करना है, कहाँ पे क्या जोड़ सकते हो, कौन सा डाटा आप डाल सकते हो, कौन सा एग्जाम्पल आप डाल सकोगे, कौन सी केस स्टडी यहाँ पे यूज करोगे। अशुद्ध से बचना चाहिए और काट छाट कम करनी चाहिए। इन चीज़ों के मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप मेरे साथ मिलके तैयारी करोगे, लगभग अपन 100 ऐसे लिख लेंगे, मैं साल भर का एक है, तो ये चीज़ें अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे, ठीक है। भाषा सरल होनी चाहिए और हिंदी के निबंध में अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, बचना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड लिखो भी तो उसको देवनागरी लिखने में लिखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा वर्ड जिसका हिंदी नहीं मिल रहा हो तब, नहीं ऐसा नहीं कि इंग्लिश वर्ड यूज करो। लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण उदाहरणों, केस अध्ययन और कोटेशन आदि को रेखांकित अंडरलाइन करे। अब इसके लिए चाहो तो कोई ब्लैक पेन से भी कर सकता है, सबकी अपनी चॉइस है। सुक्तियों, कथनों, उदाहरणों आदि के अधिक प्रयोग से बचना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और आज ज़्यादा ही आपको अपना ऑप्शनल का नॉलेज ज़्यादा नहीं जानना हो, आप एकदम जनरल ऐसे दिखना चाहिए आपका, ठीक है। लगभग 2 या 3 से 4 से ज़्यादा नहीं कोट यूज करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को भी अब कोट से ही भरी रहती है, तो वो भी सही चीज़ नहीं है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद इंपॉर्टेंट रहेगी, फालतू की चीज़ें, इररिलेवेंट, मतलब वो कॉलेज लाइफ वाली चीज़ें नहीं कि आप लिख रहे हो बस कुछ मतलब नहीं है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, नंबर उसी के मिलेंगे। नकारात्मक और संकीर्ण विचारों से बचे, हमेशा पॉजिटिव थीम रखें और ब्रॉडर थीम रखें अपनी, ठीक है। आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो संवैधानिक जो लक्ष्य है उनके प्रति अपनी रहनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा और सांप्रदायिक अंग गंध नहीं होनी चाहिए, मतलब वही है कि आप इनके प्रति फेवर नहीं करोगे, तो चीज़ें गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अपने को डिनाई करना है, ठीक है। विचारकों और महापुरुषों सुकरात, प्लेटो, गांधी, बुद्ध, विवेकानंद, कबीर, नानक के दर्शन, कथन आदि उदाहरणों को शामिल करना चाहिए। तो ये एथिक्स में भी अपन पढ़ते हैं इनके बारे में, तो इनकी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सारी चीज़ें आप जैसे गांधी जी का लिख सकते हो, ठीक है, और आप चाणक्य का लिख सकते हो। तो ये ग्रेट पर्सनैलिटीज रही हैं और उनका कोट्स यूज करते हो तो आपका रिलेवेंस ये भी पता लगता है कि आप कितने पढ़े हुए व्यक्ति हो, कितना इन चीज़ों के बारे में भी जानते हो, तो बहुत अच्छी बात है। धर्म, दर्शन, अध्यात्म की आधुनिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जैसे इतिहास, भाषा, साहित्य, मनोवैज्ञानिक, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, प्रविधि आदि, इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। न्यू मॉडर्न वैल्यू से जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, करंट अफेयर का निचोड़ जरूर होना चाहिए। बातें संविधान के आदर्श मूल्य को गाइडलाइन माने, अब मैं वही बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। जो संविधान अपने को गाइड करता है उसी अकॉर्डिंग। करंट अफेयर और सरकारी योजना का भरपूर प्रयोग करें, मतलब कॉन्टेक्स्ट में हमेशा यूज करने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की सकारात्मक आलोचना और सुधारवादी दृष्टिकोण हमेशा रहना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट का काम भी होता है। विषय का चयन अपनी अभिरुचि और जागरूकता के अनुसार होना चाहिए, और उसमें धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस टाइप के ऐसे लिखना है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात आती है कि आजकल भाई फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो, आजकल निबंध का ये ट्रेंड झुकाव देखा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों को सिविल सेवा के प्रति अभिरुचि व अभिव्यक्ति को गहराई से जांच करने के लिए अमूर्त निबंधों पर ज़्यादा जोर दे रहा है। अतः आजकल लगभग सभी निबंध अमूर्त दार्शनिक निबंध पूछे जा रहे हैं। दार्शनिक और काल्पनिक निबंध भी उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह अन्य निबंध लिखे जाते हैं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, बस आपको कॉन्टेक्स्ट यूज करना आना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई रणनीति की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ तक हो सके निबंध के व्यवहारिक दृष्टिकोण को लिखना चाहिए। इससे भी निबंध के विभिन्न पक्षों पर बात करते हुए भाईवामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। साथ ही वर्तमान में समकालीन उदाहरण, डाटा, आंकड़ों, रिपोर्ट आदि को अपने पैराग्राफ के साथ जोड़ना चाहिए, ठीक है। दार्शनिक निबंध में मुख्यतः परीक्षक विद्यार्थी की मानसिक क्षमता, विचारों की गहराई को जानना चाहता है, जहाँ विद्यार्थी खुलकर अपने सपनों की उड़ान को कागज पर उतारे, जिससे विद्यार्थी के विचारों में सोच की गहराई का पता लगाए, जैसे कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वो फिलोसफिकल ऐसे दे रहे हैं आजकल। दार्शनिक निबंध का प्रारूप भी वहीं रहेगा जिसकी चर्चा पहले निबंध की रणनीति में कर चुके हैं। इसमें भी प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष को पैराग्राफ में लिखना होगा तथा विभिन्न पैराग्राफ विविधता दिखानी होगी।
दार्शनिक निबंध विद्यार्थी ध्यान अवश्य रखें कि निबंध को सैद्धांतिक पक्षों पर ज़्यादा नहीं लिखना है, बल्कि मानव के व्यवहारिक पक्षों से जोड़ना तथा इसमें भी विद्यार्थी अपने वैकल्पिक विषय जैसे फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस आदि का प्रयोग ज़्यादा ना करें। मैं फिर बता रहा हूँ, जीएस का नॉलेज यूज करें। तो ये सारी चीज़ें, तो आज की क्लास यही थी, एक बेसिक ओवरव्यू था किस टाइप के ऐसे आते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। अब धीरे धीरे एक एक क्लास में अपन डिटेल पे इन पे काम करते जाएंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 प्लस नंबर लाने के लिए आराम से इसमें लाए जा सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, ये आर्ट को अगर सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे मेरे साथ, तो ज़रूर आप इस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने चैनल को। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक अच्छा कंटेंट अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसका स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।